अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो हम टेक्निक्स ऑफ सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे उसकी एक टेक्निक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसी को ही आज जो है हमने पढ़ना है। अच्छा, इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक दूसरा भी नाम है, इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। अच्छा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यहाँ पे हम जो मीडियम लेते हैं ये सेपरेशन करने के लिए, इस मीडियम के अंदर एक जेल इस्तेमाल होती है, इसीलिए इस टॉपिक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहा जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट एंड फोरेसिस का मतलब होता है टू कैरी। ठीक है, एक ऐसा मीडियम जिसमें करंट को कैरी किया जाए। बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी चार्ज सब्सटेंस है जिनके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उनको जो है हम एक मीडियम के अंदर सेपरेट करते हैं। ठीक है, और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि इट इज द सेपरेशन of charge substance based on their size and electrical charge in an electrolytic cell। के इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सेपरेशन करते हैं चार्ज सब्सटेंस की। अब देखें, यहाँ पे चार्ज सब्सटेंस का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिनके पास पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो चार्ज हो। ठीक है, उनको हम सेपरेट करते हैं किस बेसिस पे? उनकी साइज को देखकर और उनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि वही वाली बात आ गई कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है किसके अंदर? एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी कुछ इंपॉर्टेंस लिखी है क्योंकि जिस भी टॉपिक की हमें इंपॉर्टेंस पता लगती है उसको पढ़ने में जो है वो मजा आता है। तो इसकी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, बाद एक हमारे पास दूसरा टेस्ट होता है जिसका नाम है पैटर्निटी टेस्ट। अब ये पैटर्निटी टेस्ट क्या होता है इसको जरा समझ लें। लेट से कि हमारे पास एक पेरेंट है ए और दूसरा पेरेंट है हमारे पास बी और एक है हमारे पास ये बेबी। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता लगे कि ये जो बेबी है ये पेरेंट ए का है या पेरेंट बी का है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करके इनका जो डीएनए होता है उनको हम चेक करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो पेरेंट नंबर ए है इसके डीएनए के अंदर हमें जो बैंड मिले हैं वो 4 बैंड मिले हैं, इस तरीके से 4 बैंड मिले। और जो पेरेंट नंबर बी है इसके डीएनए में जो हमें बैंड मिले वो 3 बैंड मिले। इन दोनों का डीएनए चेक करने के बाद हम जब बच्चे का डीएनए चेक करने जाएंगे तो इस बच्चे का जब हमने चेक किया तो हमें पता लगा कि इस बच्चे के डीएनए के अंदर भी जो है वो सेम प्रॉपर्टीज है और इसके भी 3 बैंड्स है। तो हमें यहाँ पर ये चीज पता लग जाएगी कि ये जो बेबी है पेरेंट बी का है ना कि पेरेंट ए का। इस तरीके से बेटा ये पैटर्निटी टेस्ट होता है जिसके अंदर किसी भी बच्चे का रिलेशन जाना जाता है कि वो जो उनके पेरेंट्स हैं वो वाकई में उनका ही बेटा है या उनका बेटा नहीं है। इसके बाद हमारे पास जितनी भी फॉरेंसिक स्टडी होती है, फॉरेंसिक स्टडी का मतलब ये होता है कि कई बार हमारे पास जो है वो कुछ क्रिमिनल इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज आ जाती हैं कि कोई भी इंसान एक क्राइम करता है लेकिन वो मानता नहीं है कि ये मैंने नहीं किया, तो इसके लिए हमारे पास फॉरेंसिक स्टडी की जाती है। उसका जो है वो सीमन में से उसके डीएनए का सैंपल लिया जा सकता है या उसके ब्लड में से उसका डीएनए का सैंपल लिया जा सकता है। ये डीएनए का सैंपल लेके उसकी भी टेस्टिंग की जाती है। तो जब ये टेस्टिंग की जाएगी तो हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी है की है ये वाकई उस इंसान ने की है या किसी और ने की है। तो ये उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस है। और भी इलेक्ट्रोफोरेसिस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है लेकिन जो 3 मेन इंपॉर्टेंस है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अच्छा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सर इसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब जरा समझ लें कि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस काम कैसे करता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हमने यहाँ पे एक मीडियम लिया है। ठीक है, मीडियम यानी कि कोई भी एक गिलास भी हो सकता है, ये एक प्लेट भी हो सकती है, एक हमने मीडियम ले लिया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो हमने एक चीज लिखी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम इस पूरे मीडियम को कह रहे हैं कि एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सके, उसका एक जो है वो पॉजिटिव एंड हो, एक जो है वो नेगेटिव एंड हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जरा आप देखिए कि ये हमने एक मीडियम लिया है। इस मीडियम का ये जो बीच वाला खाली हिस्सा है वहां पे जेल लगी हुई है। इस जेल का नाम है एगारोस। ठीक है, इस जेल का नाम एगारोस है और ये बेटा एगारोस जिस कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है
एगारोज जिस कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं एक्रिल एमाइड। ठीक है, तो ये नाम आपने जो है वो याद रखना है। अच्छा, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए ये मीडियम हमने रख दिया है। इस मीडियम के अंदर ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास डीएनए के जो है वो बैंड्स हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें किसकी, डीएनए की, अगर हम बात करें डीएनए की तो याद रखिएगा कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल क्यों होता है, क्योंकि इसके पास जो है ना लॉन्ग चेन ऑफ फॉस्फेट होती है। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ फॉस्फेट होती है और जिसके अंदर जो है देयरफॉर ऑल ओवर जो डीएनए के अंदर चार्ज आता है वो कौन सा आता है, नेगेटिव आता है। अच्छा, इलेक्ट्रोफोरेसिस हम जिन मॉलिक्यूल्स की कर सकते हैं उसमें एक डीएनए आता है, डीएनए के अलावा उसके अंदर आरएनए आता है, आरएनए के अलावा इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन तीनों की हम क्या करवा सकते हैं, इन तीनों मॉलिक्यूल्स की हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एग्जांपल से जिस चीज को समझ रहे हैं वो है डीएनए की सेपरेशन, यानी कि डीएनए के मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाना। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे हमने एक मीडियम ले लिया और यहाँ पे ऊपर हमने बैटरी लगा दी। ठीक है, आपको पता है कि बैटरी के दो जो है वो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को जो है हम एनोड का नाम देते हैं, एक हमारे पास होता है नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को जो है हम कैथोड का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे कि हमारे पास जो डीएनए होता है वो डीएनए खुद कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो डीएनए हमेशा मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि कैथोड से वो मूव करेगा एनोड की तरफ। ठीक है, और इस तरीके से क्या सेपरेशन है इसके मॉलिक्यूल्स की, वो सारी सेपरेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे याद रखें कि हमने यहाँ पे पढ़ा था इसकी डेफिनेशन में कि हम जो इसकी सेपरेशन करते हैं वो दो चीजों को देखकर करते हैं, एक उसकी साइज और एक उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपने समझ लिया कि अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और अगर कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज है तो वो हमेशा क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ जो है वो मूव करेगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, साइज का डिपेंड ऐसा होता है बेटा कि हमारे पास इसके मॉलिक्यूल की साइज अगर बड़ी है, लेट्स से कि ये एक मॉलिक्यूल है जिसकी साइज क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी है, तो याद रखिएगा अगर इसकी बिग साइज है तो बिग साइज के नतीजे में इसकी जो मूवमेंट होगी बेटा, इसकी जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, और अगर इसी जगह पे यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी साइज क्या है, स्मॉल साइज है। ठीक है, अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी साइज क्या है, स्मॉल साइज है, तो वो जो मूवमेंट करेगा, वो जो इस मीडियम के अंदर बेटा मूवमेंट करेगा, उसकी मूवमेंट कैसी होगी, फास्ट होगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या देखा, इस वर्ड का मतलब देखा, किन किन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो देखा, और उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, और लास्ट में हमने वो मेथड पढ़ा कि जिसकी मदद से इलेक्ट्रोफोरेसिस किस तरीके से किया जाता है किसी भी जो है वो पावर सप्लाई को या किसी बैटरी को इस्तेमाल करके, जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं, जिस मॉलिक्यूल की आप सेपरेशन करने जा रहे हो वो हमेशा अपने अपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव करेगा। अगर तो उसका साइज जो है वो बिग है तो उसकी मूवमेंट स्लो होगी, अगर तो उसका साइज स्मॉल है तो उसकी मूवमेंट क्या होगी, फास्ट होगी। बेटा ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा।